Hello everyone. So in this video we'll discuss about chapter number 1 of class 9th chemistry. जी हाँ, इस पर्टिकुलर वीडियो से हम क्लास 9th का स्टार्टिंग है जो करने वाले हैं, कमेंसमेंट है जो करने वाले हैं और केमिस्ट्री के साथ स्टार्ट करेंगे आपका चैप्टर नंबर 1 एनसीईआरटी साइंस का और केमिस्ट्री का भी चैप्टर नंबर 1 दैट इज़ मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। इसके बारे में हम डिस्कस करना स्टार्ट करने वाले हैं। इज़ इट क्लियर? सो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और लाइक करिए सेशन को। सबसे पहले हमारे चैप्टर का नाम क्या है? हमारे चैप्टर का नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, यानी कि ये मैटर क्या है अभी डिस्कस करेंगे। बट अभी अगर आप हेडिंग पढ़ो तो आपको समझ में आता है कि यहाँ पर मैटर की बात हो रही है और मैटर हमारे आसपास होगा। सराउंडिंग का मतलब क्या होता है? आसपास। ठीक है, तो यहाँ पर मैटर की बात होगी और वो मैटर कहाँ पर होगा? वो मैटर हमारी सराउंडिंग्स के अंदर प्रेजेंट होगा। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, ये मैटर क्या होता है? मैटर हम क्लास 6 से पढ़ते आए हैं और पहले भी हम पढ़ चुके हैं। मैटर की पर्टिकुलर जो बेसिक सी डेफिनेशन क्या हुआ करती थी कि एक ऐसी चीज़ जो कि स्पेस को ऑक्यूपाई करे और जिसके पास मास हो। ठीक है भाई, मैटर क्या होता था? मैटर होता था एक ऐसी चीज़ जो कि स्पेस को ऑक्यूपाई करे। स्पेस को ऑक्यूपाई करने का मतलब क्या होता है डिस्कस करेंगे। और जिसके पास मास हो ऐसी चीज को हम मैटर कहते थे। स्पेस को ऑक्यूपाई करने का मतलब क्या होता है? देखिए, हमारे पास कोई बॉक्स है मान लीजिए। ठीक है, मैंने कहा मेरे पास ये एक पर्टिकुलर बॉक्स है और इसके अंदर मुझे चॉकलेट्स भरनी है। तो आप मुझे बताइए कि आप इसके अंदर कितनी चॉकलेट भर सकते हो? आपका जवाब क्या होगा? आपका जवाब होगा कि डिपेंड करता है कि इसके अंदर स्पेस कितना है। वो स्पेस क्या है? वो स्पेस है वॉल्यूम, यानी इसकी वॉल्यूम कितनी है, ये कितनी जगह घेर रहा है अंदर की साइड से, तो ही तो हम उसमें चॉकलेट पता कर सकते हैं कितनी रखेंगे। यानी कि मैटर ऑक्यूपाई स्पेस। स्पेस का मतलब है जगह को घेरना। इज इट क्लियर? जगह को घेरना इज नोन एज मैटर। ठीक है, आप इसमें इसकी एक लिमिटेड क्वांटिटी से ज़्यादा चॉकलेट नहीं भर सकते हो। सेकेंडली, मैटर के पास मास भी होता है। बिल्कुल होगा। हो सकता है कोई ऐसा मैटर हो जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा हो। एलिफेंट इज ऑल्सो अ मैटर। तो एलिफेंट बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, इसका मास बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन जो आपके बैक्टीरिया होते हैं, क्या वो मैटर नहीं होते? बिल्कुल होते हैं, लेकिन उनका जो मास होता है वो बहुत कम होता है। ठीक है, उनका जो मास होता है वो बहुत कम होता है, लेकिन होता तो है ना। भले वो माइक्रोमीटर्स के अंदर हो, भले वो मिलीमीटर्स के अंदर हो, बहुत छोटा मास हो, लेकिन होगा तो मैटर जो है हमारा वो स्पेस भी ऑक्यूपाई करेगा, वो मास भी ऑक्यूपाई, मतलब उसके पास मास भी होगा। ठीक है, तो ऐसी चीज़ को हम मैटर कहते हैं। हम मैटर को क्लासीफाई भी करते हैं, मतलब जो मैटर होता है वो कितने तरह का होता है, कितने टाइप्स का होता है। तो इसको हम डिवाइड करते हैं दो बेसिस पे, दो आधार पे। सबसे पहला आधार होता है फिजिकल प्रॉपर्टी, मतलब हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को देख करके मैटर को क्लासीफाई कर सकते हैं। दूसरा होता है केमिकल प्रॉपर्टी, यानी आप उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को जज करके उसको क्लासीफाई करोगे। फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? देखिए, फिजिकल का हिंदी में मतलब होता है भौतिक, और भौतिक का मतलब होता है जिसको आप बाहर से देख करके ही जज कर सको। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास मैं आपको 3 सेक्शन दूँ, एक है ए सेक्शन, एक है बी सेक्शन और एक है सी सेक्शन। ए सेक्शन के अंदर आपके पास मैंने दिए हैं क्या? आपके पास मैंने दिया है चौक। मान लीजिए मैंने क्या कहा? चौक। और बी सेक्शन के अंदर मैंने कहा वाटर, और सी सेक्शन के अंदर मैंने क्या कहा? बलून। और ऐसा बलून जिसके अंदर क्या है? जिसके अंदर गैस भरी हुई है। तो आपको बेसिकली जो सी सेक्शन में जो जज करना है वो बलून के अंदर की गैस जज करनी है कि गैस क्या होगी। ठीक है, तो आप देख कर के बता पा रहे हो ना कि चौक क्या है? चौक एक ठोस पदार्थ है ना। ये बिल्कुल इसके अंदर एक फिक्स्ड एक इसकी वॉल्यूम होगी, एक कॉम्पैक्ट साइज़ है इसका। ठीक है, तो इसको आप देखते ही बता सकते हो, जज कर सकते हो ना कि हाँ ये चौक है। वही वाटर, यानी कोई भी लिक्विड, जूस हो, कोई कोल्ड ड्रिंक हो, वाटर हो, ये सब अलग दिख रहे हैं इनसे।
आप अलग से जज कर पा रहे हो ना भाई, चोक एक अलग तरह का सब्सटेंस हो गया, और जितने भी पानी वाली चीज़ें हैं वो अलग हो गई, और जितनी भी गैशियस चीज़ें हैं जो आप हवा सांस लेते हो, जो बलून में गैस भरी जाती है। अच्छा, बलून में कौन सी गैस भरी जाती है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइए। जो होते हैं ना हवा वाले गुब्बारे होते हैं, उनमें कौन सी गैस भरी जाती है। एक तो वो गुब्बारे होते हैं जिसको आप मुंह से भरते हो, लेकिन एक होते हैं जो उड़ते ही रहते हैं ना, वो वाले, उनमें कौन सी गैस भरी जाती है और वो क्यों ऐसे उड़ते रहते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिख करके बताओ, ठीक है। अच्छा, तो ये ए बी और सी सेक्शन जो है, क्या आप इनको अलग से डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हो, अलग अलग कर पा रहे हो? बिल्कुल कर पा रहे हो भाई। ये चोक है, ये वाटर है, ये बलून है। बलून को आपको बलून की स्किन नहीं देखनी, बलून के अंदर की गैस देखनी है। तो यस, आप क्लासीफाई कर सकते हो कि हाँ जी बिल्कुल हम क्लासीफाई कर सकते हैं, ये तो एक चोक हो गई, ये एक वाटर हो गया और ये बलून हो गया। दैट इज़ द फिजिकल प्रॉपर्टी। आप बाहर से देख करके ही बता पा रहे हो कि हाँ ये अलग अलग चीज़ें हैं, इसी को फिजिकल प्रॉपर्टी कहते हैं। और यहीं से फिजिकल प्रॉपर्टी के क्लासिफिकेशन निकलते हैं। सबसे पहला क्लासिफिकेशन होता है सॉलिड। सॉलिड जो ठोस चीज़ें होती है, जैसे पहले ए वाला सेक्शन मैंने आपको बताया, चोक। चोक क्या है? चोक एक सॉलिड चीज़ है, ठोस चीज़ है। उसके बाद होता है लिक्विड, पानी या पानी से युक्त जितनी भी चीज़ें हैं, जूस हो गया, कोल्ड ड्रिंक्स हो गई, ये सब क्या है? ये सब हमारी लिक्विड फॉर्म में है। और लास्ट हो गया गैस, ठीक है। अब सॉलिड लिक्विड गैस में क्या अंतर होता है ये सभी को पता होता है ना। अब बेसिक अगर मैं बताऊं तो सॉलिड का मतलब क्या है? सॉलिड का मतलब है कि जो चीज़ें आपस में बिल्कुल कॉम्पैक्टली, रिजिडली एक दूसरे से चिपकी हुई हैं, तो वो बिल्कुल ठोस हो गई हैं चिपक चिपक के, उसको आप बोलोगे सॉलिड। जैसे ये चोक हो गई, इसके पार्टिकल, जो चोक के पार्टिकल होंगे वो एक दूसरे से बिल्कुल बिल्कुल आसपास, मतलब बिल्कुल ही चिपके हुए होंगे, ठीक है, तो उसको आप बोलोगे। वहीं अगर हम लिक्विड की बात करते हैं तो लिक्विड के जो पार्टिकल होंगे वो थोड़ा दूर दूर होंगे, और गैस के जो पार्टिकल होंगे वो तो फ्रीली मूव कर रहे होंगे। इसलिए तो जो गैस है वो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करती है। तो आप 9th क्लास में आ गए हो। आई एम एक्सपेक्टिंग कि आपको सॉलिड, लिक्विड और गैस तो पता ही होगा, तो हम उसके ऊपर बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। तो आप आगे बढ़ते हैं सिलेबस में हमारे। और केमिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से हम इसको 3 चीज़ों में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला होता है एलिमेंट, दूसरा होता है कंपाउंड, और तीसरा होता है मिक्सचर। अब एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर में क्या डिफरेंस होता है वो हम अगले चैप्टर में रीड करेंगे डिटेल में। फ़िलहाल के लिए आप समझिए कि केमिकल प्रॉपर्टी में जो होता है हमारे 3 डिविजन्स होते हैं। एक होता है एलिमेंट, एक होता है कंपाउंड और एक होता है मिक्सचर। अब जो मैटर होता है वो किस चीज़ से मिलकर के बना हुआ होता है? तो जो हमारा मैटर होता है वो एटम या फिर मॉलिक्यूल से मिलकर के बना हुआ होता है, ठीक है। जो हमारा मैटर होता है वो या तो एटम से मिलकर के बना हुआ होगा या फिर मॉलिक्यूल से मिलकर के बना हुआ होगा। अब मैटर और मतलब मॉलिक्यूल में और एटम में क्या डिफरेंस होता है ये भी आप अगले चैप्टर्स में पढ़ोगे। आप अगर अपना इंडेक्स देखो तो आपके पास शायद चैप्टर नंबर 3 है जो कि आपके एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बेसिस पर है, तो उसमें आप डिफरेंस पढ़ोगे। अभी के लिए जो ज़रूरी है हम वो पढ़ेंगे। अब इस चीज़ को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल है जो लेंगे। हम एग्जाम्पल कौन सा लेने वाले हैं? हम एग्जाम्पल लेंगे शुगर सोल्यूशन का। मान लीजिए हमारे पास क्या है, हमारे पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर के अंदर हमने सिंपल वाटर रख दिया है, ठीक है। H2O क्या होता है? वाटर होता है। तो हमने क्या किया, हमने इस कंटेनर के अंदर वाटर रख दिया है। अब हम क्या करेंगे, हम इसमें ऊपर से शुगर है जो रखेंगे, शुगर मतलब चीनी रखेंगे, मतलब इसके अंदर कंटेनर के अंदर चीनी जो है मिला देंगे और इसको अच्छे से घुमाएंगे और कुछ समय बाद क्या होगा, वो चीनी अच्छे से मिक्स हो जाएगी। तो ऐसा क्या हुआ इसके अंदर कि जो शुगर है वो मिक्स हो गई। तो इसके पीछे का रीज़न होता है पार्टिकल्स। जो हमारा मैटर है भाई, पानी क्या था? पानी भी एक मैटर था और शुगर भी एक मैटर है, क्योंकि शुगर भी स्पेस ऑक्यूपाई कर सकता है, उसके पास भी खुद का मास होता है, ठीक। तो वाटर भी और शुगर भी दोनों के दोनों क्या है? दोनों के दोनों मैटर हैं।
जब आपने इन दोनों को मिक्स किया तो ये आपस में मिक्स होके एक और मैटर बन गया जो कि है शुगर का सल्यूशन। शुगर का सल्यूशन अब वो घुला क्योंकि जो हमारा पानी था अभी तक हमने जो है शुगर मिलाई नहीं, मान लीजिए। अब ये हमारा जो पानी है, मैंने बताया था पानी की जो पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़े दूर दूर होते हैं, बहुत ज़्यादा खींचे हुए नहीं होते, बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट नहीं होते। तो जो आपके पानी के पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़ा दूर दूर होते हैं, तो उनके बीच में ये स्पेस होता है, उनके बीच में क्या होगा, स्पेस होगा। लेकिन शुगर क्या है, शुगर तो एक सॉलिड सब्सटेंस है, तो इसके जो पार्टिकल है दूसरे से कॉम्पैक्ट होते हैं। तो जैसे शुगर का जो पार्टिकल है वो यहाँ पर आएगा, वो इसके बीच में चला जाएगा। मतलब ऐसे आप डिनोट कर रहे हो, मान लीजिए शुगर के पार्टिकल को, ये शुगर के पार्टिकल आ रहे हैं, ठीक है। तो शुगर के पार्टिकल क्या होंगे, पानी के पार्टिकल के बीच में आ जाएंगे, ठीक है। अब क्या होगा, ये दोनों ये सब एक दूसरे को क्या करेंगे, मिक्स करने की कोशिश करेंगे, और ये इनके बीच में क्या करेगा, इन पार्टिकल्स के बीच में स्पेस ऑक्यूपाई कर देगा, और इस तरीके से ये मिल जाएंगे एक दूसरे से, ठीक है। तो इस स्टेज से समझ में आता है कि यस, बाकी जो आपका मैटर होता है वो पार्टिकल्स से मिलकर के बना हुआ होता है, ठीक है। इसके कई सारे एग्जांपल्स आप समझ सकते हो, बट इट इज़ अ बेसिक एग्जांपल, ये बेसिक सी बात समझने की। ब्राउनियन मोशन। अब ब्राउनियन मोशन का मतलब क्या होता है, देखिए ब्राउनियन मोशन का बेसिक मतलब होता है छोटे छोटे पार्टिकल का रैंडम मोशन, यानी जिगजैग मोशन, अगर हम उसे लिक्विड के अंदर मिला दें। फॉर एग्जांपल हमने क्या किया, हमारे पास ये लिक्विड है और हमने इसके अंदर कोई पार्टिकल मिला दिया, और उस पार्टिकल का मोशन रैंडम है, बिल्कुल ऐसे जिगजैग 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 वो मूव कर रहा है। देखा होगा कई, जैसे हम अगर कलर भी डालते हैं, कलर अगर हमने लिक्विड के अंदर कलर डाला कोई तो जैसे रूबजा होता है वो डाला तो बिल्कुल रैंडमली मिक्स होता है, ऐसे जिगजैग जिगजैग मूव कर करके वो मूव होता है। तो अगर ऐसा कुछ मोशन देखने को मिल रहा है, इसको हम कहते हैं ब्राउनियन मोशन। अब ये इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि हमें इससे ना दो चीज़ें सीखने को मिलती है। सबसे पहली चीज़ होती है, ब्राउनियन मोशन से सीखने को मिलता है कि जो मैटर होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ होता है। दूसरा कंक्लूजन ये होता है कि जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, वो लगातार मूव करते हैं, लगातार मूव करते हैं, ठीक है। जैसे कि पहला जो कंक्लूजन है वो ये है कि टीनी पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ होता है, और ये तो सभी को पता भी होता है, ठीक है। तो ब्राउनियन मोशन से भी ये चीज़ कंफर्म हो जाती है कि यस, हमारे जो पार्टिकल्स होते हैं वो छोटे, हमारे जो मैटर होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ होता है। दूसरी चीज़ जो हमें यहाँ से कंफर्म होती है वो ये होती है कि कांस्टेंट मोशन होता रहता है पार्टिकल्स का, कांस्टेंट मोशन होता रहता है पार्टिकल्स का, ठीक है। क्योंकि जैसे ही आपने लिक्विड के अंदर वो पार्टिकल मिलाया, मान लीजिए आपने कलर मिलाया, तो वो कलर बिल्कुल ऐसे रैंडमली मूव करेगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जैसे आप पार्टिकल्स को एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हो तो वो एक दूसरे के साथ रैंडमली मोशन दिखाते हैं, क्योंकि वो आपस में इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। अब इंटरेक्शन वगैरह ये आप क्लास 12th में जाके पढ़ते हो, बट अभी के लिए सिंपल ये बात याद रखनी है कि जो आपका ब्राउनियन मोशन होता है वो हमें दो कंक्लूजन निकाल करके देता है। सबसे पहला कंक्लूजन ये होता है कि हमारे जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, वो टीनी होते हैं, वो छोटे होते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़, वो हमेशा एक मोशन करते रहते हैं, मोशन करते रहेंगे। कब करेंगे मोशन, जब आप एक दूसरे को उनके साथ मिलाओगे। जैसे आपने पानी के अंदर कोई कलर मिला दिया, तब वो जाके आपस में रैंडम मोशन करेंगे, कांस्टेंट मोशन करेंगे, ठीक है। इज़ इट क्लियर। अब जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, उसके 4 बेसिक तरीके की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स, बहुत छोटे होते हैं साइज़ में। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक ये होती है कि उनके बीच में स्पेस होता है, ठीक है। क्योंकि पानी के अंदर आप कोई कलर कैसे मिला पा रहे हो, इसलिए तो मिला पा रहे हो क्योंकि पानी के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस रहा होगा, तभी तो वो दूसरे पार्टिकल को अपने अंदर डिसॉल्व कर पा रहा है। मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था। तीसरा है कैरेक्टरिस्टिक कांस्टेंट मोशन, जो ब्राउनियन मोशन में अभी पढ़ा वो, ठीक है, यानी हमेशा मूव करते रहते हैं। चौथा होता है अट्रैक्शन। कोई चीज़ किसी चीज़ के अंदर घुल कैसे जाएगी, जब वो अट्रैक्शन दिखाएंगे आपस में, ठीक है। अट्रैक्शन बोल सकते हो, इंटरेक्शन भी कह सकते हो, इंटरेक्शन, ठीक है। दो चीज़ें आपस में कैसे घुलेंगी, जब वो आप एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करेंगे, ठीक है।
अब एक और कंसेप्ट हमें याद रखना है, वो है रिजिडिटी का और फ्लूइडिटी का। ठीक है, यानी कि रिजिड क्या होते हैं और फ्लूइड क्या होते हैं। तो सिंपल सी बात है, जो आपके सॉलिड लिक्विड गैस मैंने बताए थे, उसमें से जो सॉलिड होता है वो रिजिड होता है। रिजिड का मतलब होता है ठोस। ठीक है, और जो फ्लूइड होता है इसका मतलब है वो बह रहा है। जो हमारी गैस है वो भी इधर उधर फ्लो करती है, बहती है, फ्लूइडिटी होती है उसके अंदर। और जो लिक्विड होता है वो भी फ्लो करता है, पानी भी फ्लो करता है। तो जो आपके फ्लूइड होता है वो दो चीज़ों से कंप्राइज होता है, एक होता है लिक्विड, एक होता है गैसेस। ठीक है, एक होता है लिक्विड्स, एक होता है गैसेस। अब हम सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में कुछ चीज़ें पढ़ लेते हैं जो हम जूनियर क्लासेस में पढ़ के आए हैं ऑलरेडी, बट थोड़े सा उनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली बात, जो हमारे सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं या सॉलिड जो मैटर होता है उसकी डेंसिटी काफ़ी हाई होती है। डेंसिटी काफ़ी हाई होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसके पार्टिकल एक दूसरे के साथ बहुत रिजिडली चिपके हुए होते हैं। कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर इसका हमें देखने को मिलता है कुछ इस तरीके का। दूसरी बात, इसकी जो शेप है वो फिक्स रहती है ना। जैसे लिक्विड होता है, लिक्विड में क्या होता है कि अगर आपने किसी बोतल के अंदर, मान लीजिए आपके पास एक बोतल है, आपने इस बोतल के अंदर पानी रखा, तो ये पानी क्या है, बोतल की शेप ले लेगा। अगर आपने कंटेनर के अंदर रखा तो ये कंटेनर की शेप ले लेगा। तो लिक्विड की जो शेप है वो फिक्स नहीं है। लेकिन क्या ऐसा सॉलिड के साथ हो सकता है? भाई चोक है, चोक का साइज चोक जैसा ही रहेगा, भले ही आप उसे किसी चोक के डब्बे में रखो या फिर बोतल के अंदर डाल दो, अगर उसमें पानी नहीं है तो। ठीक है, तो उसकी जो शेप है वो बिल्कुल फिक्स रहेगी। और साथ में इसके अंदर फ्लूइडिटी भी नहीं होती है, फ्लूइडिटी नहीं होती। इसके अंदर क्या होती है, इसके अंदर रिजिडिटी होती है। इसके अंदर रिजिडिटी हमें देखने को मिलती है, यानी कि बिल्कुल ठोस होता है, इसके अंदर फ्लो करने की टेंडेंसी नहीं होती। वही अगर हम लिक्विड की बात करते हैं तो लिक्विड में क्या होता है, लिक्विड की वॉल्यूम फिक्स नहीं होती, डेंसिटी थोड़ी कम होती है सॉलिड से। ठीक है, और हम अगर बात करें कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर की, तो लिक्विड का जो स्ट्रक्चर होगा वो कुछ ऐसा होगा। मतलब इसमें तो बिल्कुल ही भिजा हुआ था, सब कुछ भिजे हैं बिल्कुल पार्टिकल्स, इसमें थोड़ा सा लूज हो जाएगा। ठीक है, इसलिए तो जो हमारी लिक्विड होती है वो फ्लो कर जाती है। आप टेबल पे पानी गिरोगे तो पानी सारे में बह जाएगा। ठीक है, तो पानी सारे में बह जाएगा क्योंकि इसकी जो वॉल्यूम है, सॉलिड जो उसका स्ट्रक्चर है वो कॉम्पैक्ट नहीं है। ठीक है, और डेंसिटी सॉलिड से कम होती है। वही अगर हम गैस की बात करते हैं तो गैस का जो स्ट्रक्चर होगा वो बहुत ज़्यादा लूज होगा, बहुत लूज़ होगा। तो देखिए यहाँ पे कितना भिजा हुआ है, यहाँ पे कितना क्राउडेड है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा लूज़ हो गया और यहाँ पे तो बिल्कुल ही लूज़ हो गया। ठीक है, अगर हम डेंसिटी की रिलेशन देखें तो डेंसिटी में जो आपकी सॉलिड होती है वो सबसे नंबर 1 पे आती है। डेंसिटी सॉलिड की सबसे ज़्यादा होती है, इसके बाद लिक्विड की होती है, इसके बाद गैस की होती है। थोड़ा वॉल्यूम के ऊपर डिस्कशन करते हैं। भाई सिंपल सी बात है, जो आपकी सॉलिड है उसकी वॉल्यूम फिक्स होती है, उसकी वॉल्यूम चेंज नहीं होती है। ठीक है, जितनी भी वॉल्यूम है वो सेम रहेगी। भाई चोक है, उसकी जितनी वॉल्यूम होगी वो सेम रहेगी। ठीक है, अब लिक्विड है, लिक्विड में आपने मतलब बोतल में जितना पानी लिया, मान लीजिए आपके पास जो टोटल वाटर है वो 1 लीटर का है, तो अगर आप उसमें से हटा के उसे किसी बाल्टी के अंदर रखते हो तो क्या उस 1 लीटर की वॉल्यूम को चेंज हो जाएगा? कुछ नहीं होगा, वो सेम रहेगी। ठीक है, तो जो वॉल्यूम है वो चेंज नहीं होगी किसमें? लिक्विड में। ऐसे सॉलिड में भी चेंज नहीं होती वॉल्यूम। मतलब सॉलिड की और लिक्विड की जो वॉल्यूम है वो फिक्स रहती है, जितनी भी वॉल्यूम होगी वो उतनी ही रहेगी, चेंज नहीं आएगा। लेकिन गैस के केस में ये चीज़ अलग होती है, गैस की जो वॉल्यूम होती है वो फिक्स नहीं होती। इसका एग्जांपल ये है कि आपने किसी बलून के अंदर, ठीक है, बलून के अंदर गैस रखी। ठीक है, अब उसके अंदर जितनी आपने गैस भरी वो बलून के अंदर तो ऑक्यूपाई हो जाएगी। तो मान लीजिए आपने उसके अंदर x अमाउंट ऑफ वॉल्यूम भर दी। ठीक है, मान लीजिए आपके पास क्या है, ये एक बलून है, इसके अंदर आपने क्या रखा, x वॉल्यूम रखी। कितनी अमाउंट ऑफ वॉल्यूम रखी? x रखी। ठीक है, फिर आप एक ऐसे कमरे में लेकर के गए इस बलून को जहाँ पे कुछ और नहीं है,
ठीक है, बिल्कुल वैक्यूम पड़ा है, और आप वहाँ पे इस बलून की गैस को रिलीज़ करोगे। ठीक है, अब जैसे ही आपने इस बलून की गैस को वहाँ पर रिलीज़ किया तो आप देखोगे कि जो ये छोटे से बलून के अंदर गैस थी ना, जो एक्स अमाउंट थी, अब वो पूरे कमरे में फैल गई है। मतलब पहले इसकी जो अमाउंट थी वो एक्स थी, अब वो पूरे कमरे में फैल गई, यानी कि बहुत ज़्यादा बढ़ गई। यानी कि जो गैस होती है, गैस वो सारी वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर सकता है जितना उसे स्पेस मिलेगा। ठीक है, गैस को क्या ये नहीं होता कि हाँ मुझे इसी फिक्स वॉल्यूम में रहना है, वो कहता है कि हाँ ठीक है, आप मुझे जितना स्पेस दोगे उतना अच्छा है। ठीक है, तो आप इसे बलून के अंदर रखोगे, वो बलून के अंदर रह जाएगा। लेकिन अगर आप इसे पूरा एक कमरा दोगे फ्लो करने के लिए गैस को, तो वो पूरे कमरे में फ़्लो करेगी। ठीक है, तो गैस की जो वॉल्यूम होती है वो फिक्स नहीं होती। अब अगर हम बात करें कंप्रेसिबिलिटी की, कंप्रेसिबिलिटी का मतलब क्या होता है? कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेस का मतलब क्या होता है? किसी के ऊपर प्रेशर लगाना, दबाव दबाना। देखिए, मान लीजिए आपके पास ये डस्टर है, आप इस डस्टर के ऊपर कितना भी प्रेशर लगाते जाओ, क्या इस पर कोई इफ़ेक्ट पड़ेगा? क्या इसकी वॉल्यूम में कोई अंतर आएगा? नहीं आएगा। तो जो सॉलिड होती है उसके ऊपर कभी भी कंप्रेशन का कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, इसी तरीके से लिक्विड के ऊपर भी कोई कंप्रेशन का इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन हम गैसेस को ज़रूर कंप्रेस कर सकते हैं। गैसेस के अंदर एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी होती है कि हम इसे कंप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, इसके रियल लाइफ एग्जांपल है हमारे पास सीएनजी और एलपीजी। सीएनजी की फुल फॉर्म क्या होती है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी कि गैस को कंप्रेस कर रखा है इन्होंने। ठीक है, गैस को क्या कर रखा है? कंप्रेस कर रखा है। अगर मैं एलपीजी की फुल फॉर्म बताऊं तो होती है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, यानी कि गैस को कंप्रेस कर करके लिक्विफाइड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ऐसा कैसे हो गया कि गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो गई? ध्यान से सुनेंगे। अब जो गैस होता है उसका स्ट्रक्चर मैंने बताया था कुछ ऐसा होता है, यानी कि थोड़ा सा लूज होता है, बहुत ज़्यादा लूज होता है, थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा लूज होता है। वहीं लिक्विड का थोड़ा सा लूज होता है और सॉलिड का तो बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट होता है, बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट होता है। तो इसका मतलब हमें नहीं समझना अभी, हम इन दोनों पे आएंगे। तो खुद दिमाग लगाइए, अगर हम इस गैस के पार्टिकल को थोड़ा पास लेकर के आ जाएं तो ये लिक्विड जैसा दिखेगा? नहीं दिखेगा, क्योंकि लिक्विड वाले एक दूसरे के थोड़ा पास हैं, बहुत ज़्यादा पास नहीं है सॉलिड वाले की तरह, लेकिन कंपैरिजन टू द गैस वाले का तो थोड़ा सा पास तो है। यानी अगर हम गैस को थोड़ा प्रेशर दें, इसको थोड़ा कंप्रेस करने की कोशिश करें चारों तरफ से, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा जैसे लिक्विड है। और यही कंसेप्ट लगाया जाता है एलपीजी के अंदर। इन्होंने क्या किया? गैस को कंप्रेस कर दिया, या सीएनजी के अंदर, दोनों के अंदर यही कंसेप्ट होता है, एलपीजी या सीएनजी। इन्होंने क्या किया? गैस को कंप्रेस कर दिया ताकि वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। ऐसा किया क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जो आपके सिलेंडर्स होते हैं, अगर वो उसमें गैस भरने लगेंगे तो गैस जो है आपकी काफ़ी वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी। ठीक है, गैस क्या करेगी? काफ़ी वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी। तो उन्होंने क्या किया? गैस कम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करे, इसलिए उन्होंने गैस को कंप्रेस कर दिया और इसको लिक्विड फॉर्म में लेकर के आ गए। ठीक है, तो आई थिंक ये चीज़ समझ में आई है कंप्रेशन का क्या मतलब होता है। अब हम आते हैं नए टॉपिक पे ऊपर, जो कि है डिफ्यूजन। शायद ये आपने आज तक नहीं पढ़ा होगा, ये आपके लिए एक नया टॉपिक होने वाला है और लास्ट टॉपिक है हमारे चैप्टर का। तो इसको ध्यान से समझिए और इसको पूरे अवेयरनेस के साथ समझेंगे, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं बायोलॉजी में भी काम आएगा और आगे की जो हायर क्लासेस हैं उसमें भी काम आता है। ठीक है, चलिए। अब डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है? तो अगर हम डेफिनेशन को सुने तो डेफिनेशन क्या कहती है? स्प्रेडिंग आउट एंड मिक्सिंग ऑफ सब्सटेंस विद अनदर सब्सटेंस ड्यू टू द मोशन ऑफ इट्स पार्टिकल। यानी इसने ये कहा कि
अगर एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस के साथ मिक्स हो जाए। कैसे होगा मिक्स? अगर एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस की तरफ मूव करेगा, मोशन करेगा। मतलब अगर ये ए पार्टिकल है, ए मैटर है और ये बी वाला मैटर है, तो अगर ए मैटर के जो पार्टिकल हैं वो चल कर के बी वाले के पास जाएंगे और बी के साथ जाके मिक्स हो जाएंगे, इसी को हम डिफ्यूजन कहेंगे। इसी को हम क्या कहेंगे? डिफ्यूजन कहेंगे। क्या सिर्फ ऐसा ही हो सकता है कि ए ही जाएगा बी के पास? नहीं, बी भी आ सकता है ए के पास। अच्छा, इसका मतलब ये है कि एक समय पे ए ही, या तो ए जाएगा बी के पास या फिर बी जाएगा ए के पास। नहीं, ऐसा भी नहीं है। जो आपका डिफ्यूजन होता है वो बाई डायरेक्शनल होता है, मतलब कि दोनों डायरेक्शन से हो सकता है। उसी समय पे ए वाला बी की तरफ भी मूव कर सकता है और बी वाला ए की तरफ भी मूव कर सकता है। इसको कहते हैं बाई डायरेक्शनल। बाई का मतलब होता है टू, ठीक है, टू, यानी कि दो डायरेक्शन में मूव करेंगे आपस में। डिफ्यूजन जो है हमारा लिक्विड में भी देखने को मिलता है, गैसेस में भी देखने को मिलता है, सॉलिड में भी देखने को मिलता है। लेकिन आपको ये बात याद रखनी है कि जो आपके गैसेस होते हैं उसमें डिफ्यूजन सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है और सबसे कम देखने को मिलेगा सॉलिड के अंदर, ठीक है। दूसरी बात जो आपको यहाँ से नोट करके चलनी है वो ये है कि जैसे ही मैंने टेम्परेचर को इंक्रीज़ किया, टेम्परेचर को जैसे ही इंक्रीज़ किया तो डिफ्यूजन के होने का जो रेट है, डिफ्यूजन के होने की जो स्पीड है वो बढ़ जाती है। मान लीजिए ए है, ये बी है, मैंने क्या किया, यहाँ पे टेम्परेचर को बढ़ा दिया। मान लीजिए पहले टेम्परेचर था 23 डिग्री सेल्सियस, मैंने जाके उसे बढ़ा दिया है 50 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है, या फिर 60 डिग्री सेल्सियस तक। तो पहले जो डिफ्यूजन हो रहा था, अब 60 डिग्री सेल्सियस पे वो डिफ्यूजन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। पहले कितना भी हो रहा था, पहले बहुत स्लो हो रहा होगा कम टेम्परेचर पे। जैसे ही मैंने टेम्परेचर को इंक्रीज़ किया तो यहाँ पे डिफ्यूजन की जो स्पीड थी वो इंक्रीज़ हो गई। अब देखिए, डिफ्यूजन इन गैसेस का मतलब क्या है। मैंने आपको बताया डिफ्यूजन जो होता है गैसेस में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, यानी कि लिक्विड से भी ज़्यादा और सॉलिड से भी ज़्यादा जो डिफ्यूजन होता है वो हमें देखने को मिलता है गैसेस के अंदर। इसके एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे घर में खाना बनता है रसोई के अंदर, तो रसोई के अंदर खाना बनता है लेकिन हमें अपने कमरे के अंदर ही स्मेल आ जाती है कि हाँ कुछ अच्छा सा टेस्टी सा बना हुआ है, तो वो भी डिफ्यूजन का एग्जाम्पल होता है। क्योंकि जो आपका खाना है उसके अंदर से जो गैस निकल रही है, वेपर्स निकल रही हैं, वो क्या कर रही है, वो हवा के अंदर जो प्रेजेंट गैस है उसके अंदर जाके मिक्स हो रही है। मतलब डिफ्यूजन कहाँ से कहाँ हो रहा है, डिफ्यूजन गैस का जो आपका ये है ना, जो आपने बर्तन रखा है जिसके अंदर आपका खाना है उसके अंदर से जो गैसेस निकल रही है वो हवा के अंदर जो गैसेस हैं उसके साथ मिक्स हो रही है, यानी डिफ्यूजन हो रहा है। और ये डिफ्यूजन इतना फास्ट होता है कि रसोई के अंदर खाना बन रहा है लेकिन आपको अंदर कमरे तक स्मेल आ जाएगी, यानी कि बहुत जल्दी वो जो है मूव करेगा। डिफ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है, फास्ट होता है गैसेस के अंदर, इसका एग्जांपल होता है। या आप परफ्यूम लगाते हो तब भी ऐसा ही होता है, बहुत दूर से ही स्मेल आ जाती है। लिक्विड के अंदर भी होता है डिफ्यूजन, लेकिन काफ़ी स्लो होता है। जैसे आपने किसी चीज़ को मिलाया, मैंने बताया था आपको, जैसे लिक्विड कलर होता है, लिक्विड कलर को आप पानी के अंदर मिलाओगे तो वो मिल तो जाएगा लेकिन काफ़ी ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, लेकिन कंपैरिजन टू द गैसेस वाला डिफ्यूजन उसमें काफ़ी टाइम लग सकता है, ठीक है। इज़ इट क्लियर। लेकिन सॉलिड में जो डिफ्यूजन होता है वो बहुत कम देखने को मिलता है, बहुत ही स्लो होता है, ठीक है। सॉलिड का मतलब है सॉलिड इन सॉलिड, ऐसा होना चाहिए। अब आप बोलोगे सॉलिड का डिफ्यूजन चीनी को आपने पानी मिला दिया, नहीं, वो सॉलिड का डिफ्यूजन नहीं है, क्योंकि पानी तो लिक्विड हो गया और शुगर है सॉलिड आपकी। इसका एग्जांपल होता है जैसे स्कूल में क्या होता है, चौक से लिखते हैं टीचर। अब जैसे जून है, जून की छुट्टियां पड़ती हैं, तो जून की छुट्टियों से पहले जो टीचर ने लास्ट में पढ़ाया होगा बोर्ड पे, और अगर टीचर भूल गया होगा रफ़ करना, तो आप छुट्टियों के बाद जब आओगे तो एज इट इज़ लिखा हुआ होता है, और जब आप उसको रफ़ करने की कोशिश करते हो तो वो अच्छे से रफ़ नहीं हो पाता, क्योंकि जो चौक के पार्टिकल हैं वो अंदर तक डिफ्यूज़ हो चुके होते हैं बोर्ड के अंदर। तो वो एग्जाम्पल होता है डिफ्यूजन का, डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड
ठीक है, सॉलिड का डिफ्यूजन। इसमें क्या हुआ, जो बोर्ड के जो पार्टिकल थे, जो ब्लैक बोर्ड के पार्टिकल्स थे, उसका डिफ्यूजन हुआ चौक के पार्टिकल्स के साथ। दोनों ही सॉलिड हैं, ध्यान दो यहाँ पे, ठीक है। तो दोनों ही सॉलिड थे, तो यहाँ पे डिफ्यूजन हुआ, लेकिन ये एकदम से नहीं हुआ, इसमें काफ़ी टाइम लग गया, ठीक है। तो सबसे स्लो जो डिफ्यूजन होता है वो सॉलिड में देखने को मिलता है। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे पास वो है टेम्परेचर का मेजरमेंट कैसे करते हैं। तो आपने सुना होगा आज का तापमान जो है 25 डिग्री सेल्सियस है, या ठंड में क्या होता है 9-10 डिग्री तक भी टेम्परेचर गिर जाता है, कई जगह तो माइनस में भी टेम्परेचर चला जाता है। डिग्री सेल्सियस आपने सुना होगा अक्सर, है ना। लेकिन जो डिग्री सेल्सियस होता है वो स्टैंडर्ड तरीका नहीं होता है टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। टेम्परेचर को मेजर करने के लिए जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है वो होती है केल्विन। यूनिट का मतलब तो समझते होंगे ना, जैसे आप हाइट है, हाइट को मीटर में या सेंटीमीटर्स में या इंचेस में मापते हो, अपने वेट को केजी में मापते हो, तो ये होती है यूनिट। और स्टैंडर्ड यूनिट का मतलब होता है जो चीज़ स्टैंडर्ड है, जो हर जगह चल सकती है, ठीक है। तो टेम्परेचर को केल्विन के अंदर स्टैंडर्ड माना जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि टेम्परेचर जो आप माप रहे हो डिग्री सेल्सियस में या केल्विन के अंदर, उसके अंदर क्या आप बोल सकते हो रिलेशन होती है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि 0 डिग्री सेल्सियस के अंदर 273 केल्विन होते हैं, ठीक है। अब आपको करना क्या है, अगर आपको 100 डिग्री सेल्सियस को 100 डिग्री सेल्सियस का निकालना है तो आप क्या करोगे, सिंपल 273 केल्विन के अंदर 100 प्लस कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा 373 केल्विन। आपको मान लीजिए मिलाना है 102 डिग्री सेल्सियस का, तो आप क्या करिए, आप करिए क्या 273 के अंदर 102 प्लस कर दीजिए तो आपके पास है 375 केल्विन आ जाएगा। याद रहे केल्विन के साथ डिग्री यूज़ नहीं होती, सेल्सियस के साथ डिग्री यूज़ होती है। कुछ लोग इसमें गलती कर देते हैं। ये तो सभी को पता होगा पानी का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है। पानी का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। ये सब चीज़ें अब हमने पढ़ा है। जो हमारा मैटर होता है फिजिकल बेसिस पे अगर देखें तो वो 3 तरीके का होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। लेकिन क्या जो चीज़ सॉलिड है वो हमेशा सॉलिड रहेगी, जो चीज़ लिक्विड है वो हमेशा लिक्विड रहेगी, जो गैस है हमेशा गैस रहेगी? नहीं, आप इसको इंटर कन्वर्जन भी कर सकते हो इसका, ठीक है। जैसे आपके पास कोई चीज़ सॉलिड है तो आप उसको लिक्विड भी बना सकते हो, ठीक है। ऐसे आप बहुत सारे इंटर कन्वर्जन इसके अंदर कर सकते हो। कैसे करोगे, या तो आप टेम्परेचर में चेंज लेकर के आ जाओ या फिर आप प्रेशर के अंदर चेंज लेके आ जाओ। तो 2 ही तरीके होते हैं, या तो आप टेम्परेचर के अंदर चेंज करो या फिर प्रेशर के अंदर चेंज करो, ठीक है। अच्छा, जैसे आप टेम्परेचर की जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है वो होती है केल्विन। इसी तरीके से जो प्रेशर की स्टैंडर्ड यूनिट होती है वो होती है पैस्कल। तो आप PA से मापते हो। अब मुझे प्रेशर का फॉर्मूला लिख करके बताओ कमेंट बॉक्स में। अब हम देखेंगे सबसे पहला एग्जांपल जो कि है टेम्परेचर को लेकर के। हमने क्या किया, आपने सुना होगा मेल्टिंग, इसके अंदर एग्जांपल आता है मेल्टिंग का सबसे पहला। और भी एग्जांपल है, पहले मेल्टिंग समझते हैं। अब मेल्टिंग में क्या होता है, जैसे आपके पास आइस होती है, बर्फ़ होती है। अब जैसे आप बर्फ़ को बाहर निकाल के रखोगे फ्रीज़र से तो कुछ समय के बाद लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। तो बेसिकली आइस किस फॉर्म में होती है, आइस होती है सॉलिड फॉर्म में। जैसे ही आपने उसका टेम्परेचर चेंज किया, टेम्परेचर कैसे चेंज हुआ, क्योंकि फ्रीज़र के अंदर जो टेम्परेचर होता है वो बहुत कम होता है, माइनस के अंदर होता है। आप बाहर लेकर के आए तो टेम्परेचर इंक्रीज़ हो गया, रूम टेम्परेचर पे आप लेकर के आए हो ना, तो टेम्परेचर को इंक्रीज़ किया तो सॉलिड से आपने लिक्विड गेन कर ली। इसको हम बोलते हैं मेल्टिंग। यहीं पर आप वेपोराइजेशन भी कर सकते हो। कैसे करोगे, आपने क्या किया, मेल्टिंग तो ये हो गया। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन में क्या होता है, आपने जो भी लिक्विड बनाई है
अगर आप और ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दो, और ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दो, तो क्या होगा, भाप बनने लगेगा। आपने देखा होगा जब आप चाय बनाते हो तो चाय में आप सबसे पहले पानी उबालते हो, है ना। तो पानी को जब आप उबालते हो बहुत देर के लिए, जब वो उबलता रहता है तो उसके अंदर से भाप निकलने लगती है, यानी वेपर निकलने लगती है, ठीक है। तो वो जो वेपर है वो लिक्विड से बन रही है। और वो वेपर क्या है, वो वेपर एक तरीके से गैसेस फॉर्म में है, गैशियस फॉर्म में है। तो यानी आप लिक्विड से जब वेपर बनाओगे, वेपर क्या है, वेपर गैस है, तो आप उसे बोलोगे वेपराइजेशन। यानी लिक्विड से वेपर बनाने के तरीके को हम बोलते हैं वेपराइजेशन। और एक तरीके से आपने क्या किया, आपने लिक्विड से गैस बना दिया, तो आपने मैटर के स्टेट को चेंज कर दिया। इसी को तो हम कहते हैं बॉइलिंग। भाई जब पानी उबलता है तभी तो भाप बनती है, तो इसी प्रोसेस को, वेपराइजेशन को ही हम कहते हैं बॉइलिंग। अब एक और तरीका होता है, वो होता है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन में क्या होता है, आपने क्या किया, अभी लिक्विड से गैस बनाई, ठीक है। मान लीजिए ये आपके पास पानी था, इस तरीके से हमने लिखा इसमें, ठीक है। एक तरीके से कैटल है ना, केतली है। तो यहाँ से आप जब पानी को उबालोगे तो यहाँ से गैसेस निकल रही होंगी, तो ये गैसेज है। अब आप क्या चाहते हो, अगर हम क्या करें, हम एक प्लेट लेकर के आ जाए और उस प्लेट के अंदर हम बहुत सारी आइस रख दें। मतलब मैंने एक प्लेट ली और इसके अंदर क्या है, इसके अंदर बहुत सारी बर्फ़ है, ठंडी बर्फ़ है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ठंडी बर्फ़ है और बहुत ज़्यादा बर्फ़ है। तो ये जो वेपर बन रही थी ये सॉलिडिफाई होने की कोशिश करेंगी और ये लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो ये ड्रॉप बाय ड्रॉप इस कंटेनर के अंदर यहाँ पे गिरती रहेंगी। मतलब कंडेंसेशन में क्या होता है, कंडेंसेशन में हम गैस को लिक्विड के अंदर है जो कन्वर्ट करते हैं, गैस को लिक्विड के अंदर कन्वर्ट करते हैं। जैसी आपने वेपराइजेशन करी थी, गैसेस बनने लगी थी, आप क्या करके गए, आपने उसे ठंडी करने की कोशिश करी। ठंडी कैसे करोगे, आप उसके सामने एक प्लेट लेकर के आ जाओ, उस प्लेट के अंदर बहुत सारी बर्फ़ होनी चाहिए, तो वो क्या करेगी, इस गैस को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करेगी। ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐसे बर्फ़ जो पानी की बूंदें हैं वो नीचे गिरने लगेंगी। आप नीचे एक कंटेनर रख देना, वो सारी की सारी पानी की बूंदें उस कंटेनर के अंदर है जो गिर जाएंगी। एक और होता है इसमें सिंपल प्रोसेस, टेम्परेचर के बेसिस पर, उसे हम कहते हैं फ्रीजिंग। ये तो सबने सुना होगा। जिनके घर में फ्रीज़र होता है, वो लोग क्या करते हैं, बोतलें भर भर के पानी की रखते हैं किसके अंदर, फ्रीज़र के अंदर। या फिर आइसक्रीम जमाते हैं कुछ लोग, दूध रख देते हैं गर्म करके, उबाल करके उसको थोड़ा सा टेस्टी बना करके, चीनी वगैरह मिला करके तो फ्रीज़र में रखते हैं। तो वो लिक्विड फॉर्म में होता है दूध, लेकिन वो जब निकालते हैं उसको तो वो सॉलिडिफाई फॉर्म में होता है, आइसक्रीम बन के निकलता है ना। तो इसको ही बोलते हैं फ्रीजिंग, यानी कि आपने लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट कर दिया, इसको हम बोलते हैं फ्रीजिंग। फ्रीजिंग का ही दूसरा नाम होता है सॉलिडिफिकेशन। क्यों बोले सॉलिडिफिकेशन, क्योंकि आप इसको सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हो। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ लेटेंट हीट। लेटेंट का मतलब क्या होता है, लेटेंट का मतलब होता है हिडन, छुपा हुआ, ठीक है। तो लेटेंट हीट का मतलब बेसिकली ऐसी हीट होता है, एक ऐसी हीट एनर्जी होता है जो कि सप्लाई की जानी चाहिए ताकि हम मैटर का जो स्टेट है उसे चेंज कर दें। यानी वो हीट एनर्जी जो कि ज़रूरी है, जो कि नेसेसरी है ताकि हम मैटर का स्टेट चेंज कर सकें। अब लेटेंट हीट जो है वो दो तरीके की होती है। सबसे पहली होती है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और दूसरी होती है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। फ्यूजन का मतलब होता है मेल्टिंग, यानी कि कितनी लेटेंट हीट चाहिए फ्यूजन के लिए, मेल्टिंग के लिए। और वेपराइजेशन का मतलब होता है बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग करना, उबालना, यानी कि कितनी लेटेंट हीट चाहिए वेपराइजेशन यानी बॉइलिंग के लिए। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब आपको समझ में आएगा कि इस हीट के आगे लेटेंट का मतलब क्या है। देखिए, फ्यूजन का मतलब होता है मेल्टिंग करना, और मैंने बताया है पहले आपको कि फ्यूजन मतलब मेल्टिंग करने का मतलब है कि हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे, है ना, टेम्परेचर में चेंज लेकर के आएंगे, इंक्रीज़ करेंगे बेसिकली। लेकिन लेटेंट हीट का मतलब ये है कि आप हीट तो प्रोवाइड करोगे लेकिन टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आएगा। अगर टेम्परेचर पहले मान लीजिए x डिग्री सेल्सियस था, बाद में भी x डिग्री सेल्सियस होगा,
यानी कि मेल्टिंग करने के बाद भी x डिग्री सेल्सियस ही होगा। लेकिन हीट तो आई होगी, तभी तो वो कन्वर्ट हुआ, यानी कि वो हीट क्या है, वो हीट छुपी हुई है, वो हीट लेटेंट है। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का मतलब है कि हम बेसिकली एक ऐसी हीट को प्रोवाइड करा रहे हैं जो कि टेम्परेचर में चेंज नहीं ला रही है, लेकिन मैटर के स्टेट को ज़रूर चेंज करेगी, ठीक है। और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का मतलब क्या होता है, देखिए, क्वांटिटी ऑफ हीट इन जूल्स रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड टू लिक्विड विदाउट एनी चेंज ऑफ टेम्परेचर, यानी कि आपको टेम्परेचर में चेंज नहीं करना, लेकिन आप सॉलिड को लिक्विड में ज़रूर चेंज करिए। अब अगर आप स्टैंडर्ड बोलो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, तो होता है कि अगर आप 1 किलोग्राम सॉलिड को लिक्विड में चेंज कर सकते हो तो आपको कितनी क्वांटिटी ऑफ हीट चाहिए होगी जूल्स में, लेकिन आपको टेम्परेचर में इंक्रीज़ नहीं करना, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं करना, ठीक है। तो हीट की वो क्वांटिटी, हीट की वो मात्रा जो कि ज़रूरी है सॉलिड को, 1 किलोग्राम सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए बिना टेम्परेचर को बढ़ाए या बिना टेम्परेचर में चेंज लाए। अगर हम बर्फ़ का एग्जांपल लें तो बर्फ़ को हम अगर लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की मात्रा कितनी होती है, तो वो होती है 3.34 × 10⁵ जूल पर kg, यानी कि 1 किलोग्राम बर्फ़ को आपको लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए 3.34 × 10⁵ जूल की ज़रूरत पड़ेगी। तो लेटेंट हीट की जो यूनिट होती है वो होती है जूल पर kg, जूल पर kg, यानी कि लेटेंट यानी कि हीट पर यूनिट मास, ठीक है। एग्जाम्पल समझते हैं, जो आपका फ्रीजिंग पॉइंट होता है आइस का, वो क्या होता है, आइस का फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस पर जो बर्फ़ है वो जमना स्टार्ट हो जाती है, आप सभी को पता है। लेकिन क्या आपको पता है कि मेल्टिंग जो पॉइंट होता है, बर्फ़ का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो भी 0 डिग्री सेल्सियस ही होता है, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस पर ही आपका जो बर्फ़ है वो मेल्ट भी करने लगेगा। तो इसी को हम बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, यानी कि आपका जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री का 0 डिग्री है, लेकिन कुछ हीट आई थी, कुछ लेटेंट हीट आई थी जिसने उसको बर्फ़ से लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया, मेल्टिंग फॉर्म में ले आए उसको, तो उसको बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब समझते हैं ऐसा क्यों हो रहा है, टेम्परेचर में इंक्रीज़ क्यों नहीं हो रहा है। देखिए, हमें पता है 0 डिग्री सेल्सियस पे जो हमारा बर्फ़ होता है, मान लीजिए आपका आइस क्यूब है, ये क्या है, ये हमारा आइस क्यूब है, और टेम्परेचर क्या है 0 डिग्री सेल्सियस का है, तो ये हमारा सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है। और हम ऐसा बोल रहे हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस पर ही ये पानी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि मेल्ट हो जाएगा, हम ऐसा बोलते हैं। लेकिन हमने टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं किया, ऐसा क्यों हुआ, मतलब आप हीट तो प्रोवाइड कर रहे हो भाई, लेटेंट हीट का मतलब क्या है, आप हीट तो प्रोवाइड करोगे ना, लेकिन ऐसी हीट प्रोवाइड करो कि कन्वर्ट ही ना हो पाए टेम्परेचर में, मतलब टेम्परेचर में चेंज ही ना हो पाए। तो टेम्परेचर में क्यों नहीं चेंज हो रहा है, देखिए, जो आपका ये जो सॉलिड पार्टिकल है ये क्या होता है, एक दूसरे से बिल्कुल कॉम्पैक्टली स्ट्रक्चर्ड होते हैं, एक दूसरे से बिल्कुल मिले हुए होते हैं, ठीक है। तो जैसे हमने क्या किया, जैसे हमने यहाँ पे हीट प्रोवाइड करी तो ये पार्टिकल क्या होंगे, ये पार्टिकल आपस में लूज होना स्टार्ट हो जाएंगे। अब जैसे हमने हीट प्रोवाइड करी, देखिए लेटेंट हीट का मतलब होता है पार्टिकल्स के बीच की जो अट्रैक्शन है जिसकी वजह से वो आपस में चिपके हुए हैं, उसको दूर कर दो, उन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस को हटा दो ताकि वो एक दूसरे से दूर हो जाए। अब जो सॉलिड थी उसके पास बहुत सारे फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस थे, इस वजह से वो एक दूसरे के साथ चिपके हुए थे, उसके सारे पार्टिकल्स, कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर था। हमने क्या किया, हमने लेटेंट हीट दी उसको ताकि ये पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर हो जाए, ठीक है। तो लेटेंट हीट का सिर्फ ये मतलब होता है कि एक ऐसी हीट जो कि इसके अंदर जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस हैं जिसकी वजह से एक दूसरे के साथ ये चिपके हुए हैं, अट्रैक्शंस होगी जब तो आपस में चिपके हुए होंगे, ये अट्रैक्शन दूर हो जाए, इसको हम लेटेंट हीट कहते हैं। अब जैसे हमने लेटेंट हीट दी इसको तो क्या होगा, ये पार्टिकल एक दूसरे से दूर हो जाएंगे, थोड़ा लूज हो जाएंगे, लेकिन मोशन नहीं करेंगे,
मोशन नहीं करेंगे, मतलब इधर उधर मूव नहीं करेंगे। और आपको पता होना चाहिए कि टेम्परेचर में चेंज तभी आता है, टेम्परेचर में चेंज तभी आता है जब पार्टिकल मोशन करे, यानी कि पार्टिकल्स के पास काइनेटिक एनर्जी हो। जब पार्टिकल मोशन करता है तब उसके पास काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है। मोशन करने वाले पार्टिकल के पास काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है। तो अगर ये पार्टिकल्स बस एक दूसरे से लूज हुए हैं लेटेंट हीट देने से, मोशन नहीं किए, तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी नहीं आएगी। और अगर काइनेटिक एनर्जी नहीं आएगी तो टेम्परेचर भी इंक्रीज या चेंज नहीं आएगा टेम्परेचर के अंदर। यानी सिर्फ हमारा जो सॉलिड था वो लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और जो आपका टेम्परेचर है उसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। तो बेसिक फॉर्म ये है कि जो लेटेंट हीट है वो सिर्फ क्या करेगी, वो आइस के अंदर, आइस के पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस है उसको ख़त्म कर देगी, ताकि जो आइस है वो लूज़ हो जाए, आइस के जो पार्टिकल्स हैं वो लूज़ हो जाए और वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, यानी मेल्ट हो जाए। लेकिन इतनी हीट नहीं होती वो कि वो पार्टिकल मोशन में आ जाए। भाई ऐसा क्या होता है कि आइस है, हमने इसको इतनी हीट दी कि बस ये पिघल जाए, हमने उसको इतनी हीट दी ही नहीं कि ये मोशन करने लग जाए पार्टिकल्स इसके। मैंने बताया था जब हम पार्टिकल्स को बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हीट देते हैं तो वो मोशन करने लग जाते हैं। लेकिन हम क्या करें, हम सिर्फ उतनी ही हीट दें कि ये अपनी स्टेट को चेंज कर ले, मतलब सॉलिड से लिक्विड के फॉर्म में आ जाए। हम उसको इतनी हीट दे ही नहीं रहे कि वो मोशन करने लग जाए। और अगर मोशन नहीं करेगा तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी नहीं आएगी, और काइनेटिक एनर्जी नहीं आएगी तो टेम्परेचर में भी कोई चेंज नहीं आएगा। और अगर टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आएगा तो इसलिए तो यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस था और मेल्ट करने के बाद भी 0 डिग्री सेल्सियस ही है। अब ऐसी लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन को आप ध्यान से समझिए, यह आसानी से समझ में आ जाएगा अगर आपको फ्यूजन समझ में आ गया है। तो एक ऐसी क्वांटिटी ऑफ हीट जो कि ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है, ताकि आप क्या करिए, आप 1 किलोग्राम लिक्विड को वेपर या गैस में कन्वर्ट कर दें, उसको हम बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेकिन टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं लाना। इसका एग्जांपल क्या होगा, इसका एग्जांपल ये होगा कि जो हमारा पानी है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर ही बॉईल होता है और 100 डिग्री सेल्सियस पर ही इसमें से वेपर बनने लगती है। तो आपने टेम्परेचर में चेंज नहीं लाया, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि इसमें वेपर बनने लग गई सेम टेम्परेचर पे, क्योंकि आपने लेटेंट हीट प्रोवाइड करी। आपने लेटेंट हीट प्रोवाइड करी, एक ऐसी हीट प्रोवाइड करी जिससे हुआ क्या, जिससे सिर्फ इतना हुआ कि जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं जो थोड़े से लूज़ होते हैं, ज़्यादा लूज़ नहीं होते, बहुत ज़्यादा रिजिड नहीं होते, थोड़े से लूज़ होते हैं, ताकि उनकी लूजनेस और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाए और वो लिक्विड पार्टिकल्स गैसियस फॉर्म में आ जाएं। बस आपने इतनी हीट दी और इतनी हीट देते ही क्या हुआ, ये लिक्विड जो थी आपकी, ये गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। आपने उसे मोशन करने के लिए तो जगह दी नहीं, मोशन करने के लिए तो आपने उसे जगह नहीं बोल सकते, आपने उसे हीट दी ही नहीं। लेटेंट हीट का मतलब है आपने सिर्फ इतनी हीट दी ताकि लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्शन के फोर्सेस हैं वो ख़त्म हो जाए और वो क्या करे, वो लिक्विड गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर के लिए लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का जो क्वान्टिटी होती है 22.5 इंटू 10⁵ जूल पर क्यूब, इतनी अमाउंट ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होती है वाटर की। अब एक सवाल पेपर में आता है कि बताइए आपके पास बॉइलिंग वाटर है और आपके पास स्टीम है, मतलब भाप है और एक जगह पे उबला हुआ पानी है। अगर आपके हाथ पे डाला जाए उबला हुआ पानी और एक हाथ पे डाला जाए स्टीम, तो बताइए कौन से ज़्यादा नुकसान होगा। तो आपको याद रखना है स्टीम से ज़्यादा नुकसान होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बॉइलिंग जो वाटर होता है उसके पास लेटेंट हीट नहीं होती, ठीक है। उसके पास बहुत ज़्यादा हीट होती है लेकिन लेटेंट हीट नहीं होती, एडिशनल वो हीट नहीं होती। जब तक पानी बॉईल हुआ उसके पास एक पर्टिकुलर अमाउंट की हीट होगी, तभी तो वो गर्म है। लेकिन अगर उसे वेपराइजेशन फॉर्म में आना है, यानी स्टीम की फॉर्म में आना है, भाप बनना है, तो उसे लेटेंट हीट देनी पड़ेगी। हमने जस्ट अभी पढ़ा। तो यानी वेपर के पास, स्टीम के पास वो वाली हीट तो है ही जो बॉइलिंग वाटर के पास है, लेकिन साथ में एडिशनल हीट भी है जो कि है उसकी लेटेंट हीट। तो जो आपकी स्टीम है उसके पास थोड़ी सी और ज़्यादा हीट है, इसलिए ज़्यादा नुकसानदायक कौन होती है, स्टीम होती है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है एक ए सैंपल, एक है बी सैंपल। ए के अंदर क्या है, उबला हुआ पानी है और बी के अंदर क्या है, भाप है, स्टीम्स है।
तो अगर ए के अंदर x अमाउंट ऑफ हीट है, x जूल है, तो बी के अंदर क्या होगी, x तो होगी लेकिन साथ में कुछ y भी होगी। y क्या है, y है लेटेंट हीट, ठीक है। इसलिए हम कह रहे हैं कि स्टीम जो है ज़्यादा नुकसानदायक होगा क्योंकि उसके अंदर एक लेटेंट हीट भी प्रोवाइड होगी, लेटेंट हीट भी उसके अंदर होगी जो कि ज़्यादा नुकसान करेगी कंपैरेटिवली। ऐसा नहीं है कि बॉइलिंग पॉइंट नुकसान नहीं करेगी, वो भी करेगी क्योंकि उसके अंदर x जूल है हीट की, लेकिन ज़्यादा कौन नुकसान करेगी, ज़्यादा वेपर करेगी क्योंकि उसके अंदर एक एडिशनल हीट भी है जिसे हम कहते हैं लेटेंट हीट, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन का मतलब होता है या तो आप सॉलिड से गैस में कन्वर्ट करो डायरेक्टली या फिर गैस से सॉलिड में कन्वर्ट करो। अभी तक हमने देखा था कि आप पहले सॉलिड से लिक्विड बनाते थे हीट देने के बाद, फिर लिक्विड को हीट देने के बाद गैशियस बनाते थे, फिर गैस को अगर आप कंडेंस करते हो तब आपके पास सॉलिड मिलती थी, यानी कि आपको कई चक्कर लगाने पड़ते थे। लेकिन अब आप डायरेक्टली कर सकते हो, इसको सॉलिड से गैस में कन्वर्ट कर सकते हो, गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हो बाय द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन। कैसे करना होगा, अगर आप सॉलिड को क्या करो, हीट कर दो तो आपको गैस मिलेगी, और अगर आप गैस को कूल कर दो तो आपको सॉलिड मिल जाएगी। लेकिन प्रैक्टिकली कैसे होता है, इसके भी कुछ एग्जांपल्स होते हैं। सारे सब्सटेंसेस ऐसा नहीं करते कि सब्लिमेशन दिखाएंगे। इसके एग्जांपल हो गया जैसे कैम्फर होता है, नैप्थलीन होता है। आपने देखा होगा कपूर, जब बीमारी वगैरह फैलती है, कुछ वायरस हो गया, कोई बैक्टीरिया हो गया, तो हमारी मम्मी क्या करती हैं कि कपूर जो होता है उसकी गोली आपके या तो बाजू में बांध देंगी किसी कपड़े में लपेट के, या फिर गले में लटका देती हैं किसी धागे के अंदर। अब आप देखोगे कुछ समय के बाद वो जो कपूर है वो ख़त्म होने लगता है, भले ही आपने उसे पानी में नहीं मिलाया है, आपने उसे छेड़ा भी नहीं है वो, लेकिन कुछ समय के बाद क्या होगा, वो ख़त्म होने लगेगा। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि कपूर क्या होता है, सॉलिड फॉर्म में हो रहा है और वो सब्लिमेशन का प्रोसेस करता है, यानी कि वो डायरेक्ट सॉलिड से गैस की फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है और आपको पता भी नहीं लगेगा, ठीक है। तो कैम्फर हो गया, नैप्थलीन हो गया, एंथ्रासीन हो गया, ये सारे एग्जाम्पल्स होते हैं जो कि सब्लिमेशन का प्रोसेस शो करते हैं। ये सारे एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पे लिख दिए। ये तो हो गया सॉलिड से गैस, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो गैस से सॉलिड भी बनते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या होता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल कूलिंग करनी पड़ेगी, मतलब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर को घटाना पड़ेगा, माइनस में लेकर के जाना पड़ेगा, तब जाके आप इसको गैस को सॉलिड में भी डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हो। अब आपने देखा होगा आजकल शादियों में क्या होता है कि जब वरमाला होती है तो धुआं उठता है ना, वो धुआं नीचे से आता है ना, वाइट सा तो वो क्या होता है, वो भी सब्लिमेशन की एक एप्लीकेशन है। उसमें क्या होता है, जो आपकी सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको सब्लाइम किया जाता है, उसको हीट किया जाता है, फिर वो एकदम से जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब होता क्या है कि उनके पास सॉलिड में कार्बन डाइऑक्साइड होती है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होती है। अब ये सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को वो हीट करते हैं एकदम से और वो एकदम से गैस में कन्वर्ट हो जाती है। पा रहे हो कहीं ना कहीं ये जो हमने सारे तरीके पढ़े ये टेम्परेचर वाले थे, यानी कि आप टेम्परेचर में कहीं ना कहीं चेंज ला रहे थे और आपके पास क्या हो रहा था, स्टेट में चेंज आ रहा था। लेकिन अब हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। तो प्रेशर के लिए ऑलरेडी मैंने आपको एग्जांपल बताया था, अगर आपको याद हो, कंप्रेसिबिलिटी का। जब मैंने आपको सॉलिड लिक्विड गैस पढ़ाए हैं और मैंने बताया था कि कंप्रेसिबिलिटी सबसे अच्छी गैस में होती है, और कंप्रेसिबिलिटी जब आप गैस में लगाते हो तो आप गैस को लिक्विड फॉर्म में भी कन्वर्ट करते हो, तो वही होता है प्रेशर की एप्लीकेशन। अब देखिए एवोपरेशन का मतलब क्या होता है, जैसे आप सुन सकते हो वेपराइजेशन, ऐसा कुछ दिख रहा है ना, एवोपरेशन वेपराइजेशन। तो क्या एवोपरेशन और वेपराइजेशन सेम होता है? नहीं। वेपराइजेशन में क्या होता था, वेपराइजेशन में ये होता था कि जब हमारा पानी बॉईल कर रहा होता था उसके बाद हम उसको हीट और ज़्यादा हीट देते थे, उसके बाद वेपर बननी स्टार्ट होती थी। लेकिन एवोपरेशन में हमें बॉइलिंग पॉइंट तक नहीं जाना पड़ेगा, ठीक है। यानी एक ऐसा प्रोसेस है जिससे आप लिक्विड से गैस में कन्वर्जन कर सकते हो, लेकिन बिलो बॉइलिंग पॉइंट आपको बॉइलिंग पॉइंट तक हीट देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक
है। इसका एग्जाम्पल क्या होते हैं, इसके एग्जाम्पल होते हैं जैसे हमारे घर में क्या होता है, मम्मी लोग कपड़े सुखाती हैं, तो कपड़े ऐसा तो नहीं होता एक के ऊपर एक रख दिए सूख जाएंगे, नहीं, वो क्या करती है बिल्कुल स्पेस पर उनको फैलाते हैं ताकि वो जल्दी सूख जाएं और इवन इफ़ेक्टिवली सूखे। तो उसमें भी क्या होता है, एवोपरेशन का प्रोसेस होता है। अब ऐसा तो नहीं होता कपड़ों को बिल्कुल ही आपको 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देना है, नहीं, आपने क्या किया, उनको सरफेस एरिया इंक्रीज़ कर दिया कपड़ों का, उनको बिल्कुल ही दूर दूर फैलाए, उनके सरफेस एरिया इंक्रीज़ कर दिया। इससे क्या हुआ, एवोपरेशन इंक्रीज़ हो गया, पानी जो था उसके अंदर से वो एवेपोरेट हो गया और जो कपड़े थे वो सूख गए। तो आपने क्या किया, आपने कोई बॉइलिंग पॉइंट टच नहीं किया, लेकिन आपने फिर भी उसको सुखा दिया, यानी कि आपने वेपराइजेशन कर दी। सूखा क्यों पानी, क्योंकि पानी जो है गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया होगा, तभी तो पानी सूख गया, उसमें से कपड़े सूख गए। यहाँ पे फैक्टर लिखे हैं जिस पर एवोपरेशन डिपेंड करता है। अगर टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो एवोपरेशन जल्दी हो जाता है। आपने देखा होगा जिस दिन सूरज बहुत ज़्यादा अपने कहते हैं ना रुद्र रूप पे है, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी है, सूरज बहुत तेज़ी से निकल रहा है, बहुत ज़्यादा सनलाइट थ्रो कर रहा है, तो उस समय क्या होता है, कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। सरफेस एरिया का एग्जांपल मैंने बताया, हमारी मम्मी क्या करती है, कपड़ों को बहुत ही दूर दूर फैलाती है ताकि कपड़े अच्छे से सूख जाए, सरफेस एरिया इंक्रीज़ हो जाता है। ह्यूमिडिटी भी होता है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। ह्यूमिडिटी का मतलब होता है कि हवा के अंदर कितनी नमी है, ठीक है, उसको बोलते हैं ह्यूमिडिटी, ठीक है। तो अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी तो बताइए कपड़े जल्दी सूखेंगे कि देर में सूखेंगे? डेफिनेटली बाद में सूखेंगे अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि पानी जो हवा है उसके अंदर क्या है, उसके अंदर नमी है, तो नमी है यानी कि पानी की अमाउंट हवा के अंदर ज़्यादा है, तो कपड़ों को जल्दी सूखने नहीं देगी। तो ह्यूमिडिटी जो होगी अगर ज़्यादा होगी तो कपड़े देर में सूखेंगे, यानी कि जो ह्यूमिडिटी होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है इवेपोरेशन के, लेकिन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। टेम्परेचर भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, सरफेस एरिया भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अच्छा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है जितना ज़्यादा टेम्परेचर उतना ज़्यादा एवेपोरेशन, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया उतना ज़्यादा एवेपोरेशन, जितना ज़्यादा ह्यूमिडिटी उतना ही कम एवेपोरेशन, इसका मतलब ये है, ठीक है। विंड स्पीड यानी हवा अगर अच्छी चल रही है तो बताइए, तो एवेपोरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि जितनी ज़्यादा हवा चलेगी उतना अच्छे ही आपके कपड़े सूख जाएंगे। अब हम कुछ एप्लीकेशंस देखने वाले हैं एवोपरेशन की, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली एप्लीकेशन है पेट्रोल की। जैसे आप अपने हाथ पे पेट्रोल गिराते हो तो आपको ना ठंडा महसूस होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पेट्रोल जो है जैसे आप उसको अपने हाथ पे लेकर के आओगे तो वो लिक्विड फॉर्म में है, देखो पेट्रोल। अब पेट्रोल क्या चाहेगा, जैसे आपके हाथ पे आएगा, बाहर आएगा बोतल से, वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होना चाहेगा, ठीक है। तो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होने के लिए उसे क्या चाहिए, उसे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन चाहिए, यानी कि उसे लेटेंट हीट चाहिए। तो आपके हाथों के अंदर जो लेटेंट हीट यानी हीट है, गर्माइश है आपके हाथों की, वो उसे छीन लेगा और अपने आप क्या हो जाएगा, अपने आप हवा में उड़ जाएगा पेट्रोल। कहते हैं ना कि पेट्रोल को खुला नहीं रखो, क्योंकि पेट्रोल उड़ता है, क्योंकि वो वेपराइजेशन की टेंडेंसी रखता है पेट्रोल। तो इसीलिए जैसे आप उसे हाथों पे गिराओगे तब भी वो वेपराइजेशन करेगा, लेकिन आप उसे हाथों पे गिरा रहे हो तो आपके हाथों की अंदर की गर्माइश को वो छीन लेगा। अब आपके हाथों के अंदर की गर्माइश छीन गई तो डेफिनेटली आपको कैसा महसूस होगा, आपको कूल महसूस होगा, आपके जो हाथ हैं वो ठंडे महसूस होंगे। एक और एप्लीकेशन आपने सुनी होगी मटकों की। अब गर्मियों में क्या होता है कि लोग मटकों में पानी भरते हैं और वो ठंडा रहता है। इसके पीछे का कारण क्या होता है, क्योंकि जो मटके होते हैं उसके पास छोटे छोटे से पोर्स होते हैं, यानी छेद होते हैं, ठीक है। अब उन छेद में से जो पानी है वो बाहर आएगा। जैसे आपने ऑब्जर्व किया होगा, अगर आप मटके में पानी भरते हो तो मटका बाहर से जो है गीला दिखता है, गीला, क्योंकि उसके अंदर छोटे छोटे छेद होते हैं जो आपको आंखों से नहीं दिखते, लेकिन वो होते हैं, तो वो आके गीला कर देते हैं उसे, ठीक है। अच्छा, लेकिन ठंडा क्यों होता है पानी, क्योंकि जो यहाँ पे फोर्स है उनकी वजह से क्या होगा, पानी बाहर की तरफ आएगा, और जैसे ही पानी बाहर की तरफ आएगा वो क्या चाहेगा, वो अपने आप को इवेपोरेट करना चाहेगा। लेकिन इवेपोरेट करने के लिए उसे क्या चाहिए, उसे लेटेंट हीट चाहिए, यानी कि पानी के अंदर की जो हीट है, गर्माइश है, उसको वो छीन लेगा और पानी उड़ जाएगा। ऐसे ही वो सारे में से होता है, यानी कि इधर से इधर से इधर से, यानी हर जगह से जो पानी है
पानी के सॉरी जो यहाँ पे सरफेस पे जो पानी है वो क्या चाहेगा, वो पानी के अंदर की जो लेटेंट हीट है उसको लेके उड़ता रहेगा और पानी को ठंडा करता रहेगा। ठीक है, तो ये सारी एप्लीकेशन एवापोरेशन लेटेंट हीट के बेसिस पर होती है। और भी एप्लीकेशन होती है, जैसे गर्मियों में क्या होता है, लोग अपने घर के बाहर पानी छिड़कते हैं। आप मुझे बताइए इसका कारण क्या होता है। और गर्मियों में हम लोग कॉटन के कपड़े पहनते हैं, इसका कारण क्या होता है। ये सारे क्वेश्चंस आप मुझे आंसर लिख करके बताइए कमेंट बॉक्स में। अब देखिए हमारा लास्ट टॉपिक आ गया है। अब मैंने बताया था फिजिकली अगर हम देखें तो हमारे 3 तरीके के स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं, दैट इज़ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। लेकिन 2 और स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं, जिसमें आपका पहला होता है प्लाज्मा, दूसरा होता है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, तो ये 2 और स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं। आजकल जो साइंटिस्ट कहते हैं वो कहते हैं कि भाई 3 मैटर ऑफ स्टेट्स नहीं होते, लेकिन 5 होते हैं। 5 तरीके के स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। तो 5 तरीके के होते हैं। अब प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा एक तरीके का इलेक्ट्रॉन्स का, आयंस का मिक्सचर होता है। ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, आयंस होंगे, उनका मिक्सचर होता है प्लाज्मा। ठीक है, अब प्लाज्मा अगर देखा जाए तो नेचुरली कहाँ पे पाया जाता है? प्लाज्मा हमारा सन के अंदर पाया जाता है, या फिर जो बाकी ये स्टार्स होते हैं उनके अंदर पाया जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको प्लाज्मा अगर चाहिए तो आप सन के पास जाओगे, पहुँच ही नहीं पाओगे। तो इसको खुद भी बनाया जा सकता है। ठीक है, खुद बनाने का तरीका क्या होता है? आपको करना क्या होता है, आपको गैसेस के, जो आपकी गैस है उसमें आपको इलेक्ट्रिसिटी पास करनी पड़ती है बहुत कम टेम्परेचर पे, प्रेशर पे। मतलब आपको प्रेशर बहुत कम करना पड़ेगा और साथ में आपको क्या करना पड़ेगा, गैसेस में इलेक्ट्रिसिटी पास करनी पड़ेगी। ये काम आपको ग्लास की ट्यूब के अंदर करना पड़ेगा। मतलब आपने क्या किया, आपने कोई ग्लास की ट्यूब ली, ऐसे करके मैंने कोई ग्लास की ट्यूब ली और इस ग्लास की ट्यूब के अंदर क्या है, गैस है, और हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोवाइड करा रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है, तो गैस है, आपने इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करी, ग्लास की ट्यूब के अंदर है, लेकिन आपको लो प्रेशर रखना है, लो प्रेशर। तो ऐसे भी आप प्लाज्मा को क्रिएट कर सकते हो लेबोरेटरीज। प्लाज्मा की एप्लीकेशंस भी होती है, जैसे फ्लोरेसेंट ट्यूब आपने देखा होगा, नियॉन सिग्नल साइन बल्ब देखे होंगे आपने। ठीक है, ये सब इसकी एप्लीकेशंस होती हैं प्लाज्मा की। अब आता है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। ये जो आपका स्टेट ऑफ मैटर है, ये किसने डिस्कवर किया था? ये हमारे जो बोस हैं, यानी कि इंडिया के जो रहने वाले थे वो, और आइंस्टाइन जो है, उन्होंने मिलकर के कंडेंसेट, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट का मतलब उसकी डिस्कवरी करी थी। हमारे इंडियन साइंटिस्ट कौन है? सत्येंद्र नाथ जो बोस हैं, सत्येंद्र नाथ बोस, उन्होंने कुछ कैलकुलेशंस करी थी और साथ में आइंस्टाइन ने कुछ इसके ऊपर जो है अपने आइडियाज़ लगाए थे। तो दोनों ने मिलकर के इस 5th स्टेट ऑफ मैटर को डिस्कवर किया। इसकी एज सच अभी तक एप्लीकेशंस इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लेवल पर। तो दैट्स इट फॉर द वीडियो। होप यू हैव सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लाइक द सेशन एंड शेयर द वीडियो टू योर फ्रेंड सर्कल एज वेल, so that they can take benefit from these videos as well. So bye.